अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिम भट्टी है और आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर और जिस क्लास के लिए मेरे साथ डिस्कशन होगी वो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होती क्या है, और मैनेजमेंट से पहले जिस चीज़ से का सबसे बेसिक ताल्लुक़ है और सबसे बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने से पहले हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द बिज़नेस, या बिज़नेस क्या होता है, कारोबार से क्या मुराद है। बिज़नेस को अगर सिंपलेस्ट मीनिंग में या सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ, एनी लीगल एक्टिविटी विच हैविंग बेसिक मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, कोई भी ऐसा कानूनी काम जो नफ़ा कमाने की गरज से किया जाए वो बिज़नेस कहलाता है। जिस वक्त आप बात करते हो कि कानूनी क्या होता है, तो कानूनी हर वो चीज़ है जो कि विद द डायमेंशन, विद द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान लॉज आती हैं। हम क्योंकि एक मुसलमान कंट्री में रहते हैं तो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ लीगल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो चीज़ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक भी लीगल होनी चाहिए। अब दूसरी बात, जिस वक्त आप ये कर लेते हो कि बिज़नेस क्या है, उसको आपने समझ लिया कि कोई भी ऐसा कानून काम जो कि नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जा रहा है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा वो क्या कहते हैं छोटी सी जनरल स्टोर भी खोल कर बैठ जाता है, तो वहाँ पे वो जो चीज़ रख कर बेच रहा है वो नफ़े की गर्ज से बेच रहा है। तो जो जो चीज़ है वो नफ़े की गर्ज से रख कर बेचेगा, वो उन पर जो भी कमाएगा वो चीज़ आपके लिए बिज़नेस कहलाएगी। बिज़नेस में अगर आगे फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ तो बिज़नेस की डिफरेंट 3 बड़ी किस्में हैं जो कि मार्केट में आप डिफरेंट फॉर्म्स में चलते हुए देखते होंगे। हर वो चीज़ जो कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता जाऊँ, हर वो चीज़ जो कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, तो उसमें बिज़नेस में आपका कोई भी ऐसा कारोबार जिसको चलाने वाला कोई फ़र्द वाहद हो, तो ऐसे बिज़नेस को हम नाम देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर इसकी डेफिनेशन करना चाहूँ तो एनी बिजनेस विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पर्सन इज नाउन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। देन अगर मैं बात करता जाऊँ तो दूसरा इसकी फॉर्म आती है जिसको पार्टनरशिप कहा जाता है, जिसको शराकत कहा जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 20% अब एनी लीगल एग्रीमेंट के ज़रिए या म्यूचुअल पार्टनरशिप डीड के ज़रिए वो आपस में एक मुआहिदा करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करके आप बिज़नेस को रन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं मज़ीद अगर बात करता जाऊँ, अब इसके लिए जो उनका पार्टनरशिप के लिए कानून होता है वो 1932 का है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। मगर जिस वक्त आप बात करते हो बिज़नेस के अंदर कंपनी की, तो कंपनी एक ऐसा कारोबार जो कि कम से कम 7 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, और इसको कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक चलाया जाता है। और इसमें कंपनी को चलाने वाली जो मैनेजमेंट होती है वो अलग होती है और इसकी ऑनरशिप अलग होती है। ऑनरशिप शेयर होल्डर के पास होती है और जो मैनेजमेंट होती है वो इसके मैनेजर्स वगैरह के पास होती है। तो वो क्या करते हैं कि जिस वक्त आपने इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट करने के बाद वो पूरा साल अपना कारोबार एक वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल प्रोफेशनल बंदों के हाथ में देकर अपने कारोबार को साइड पर हो जाते हैं, और पूरे साल के बाद वो एक मीटिंग होती है जिसको एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर बैठकर आपस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमें लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होती क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से रन की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में अगर हम बात करते रहें तो सबसे पहले मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट की जिस वक्त आप बात करते हो तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो कि डिफरेंट ऑथर्स करते हैं वो कहता है कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल रिलेटिंग फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। सबसे पहले नंबर पे हमें ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के जो उनसे डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं वो मेन 4 हैं, जिनमें सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो। प्लान क्या करना है जी, आपने जब भी कोई कारोबार को रन करना होता है, चलाना होता है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि व्हाट विल बी द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड व्हाट विल बी द अवेलेबल सोर्सेज, और
उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो प्लानिंग आपकी जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने अगर एक छोटा सा कारोबार भी रन करना हो तो मैं सबसे पहले उसके लिए प्लान करूंगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी इकट्ठी करनी है। और अवेलेबल रिसोर्सेज अगर मैं बात करता जाऊँ तो उनको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, जिनके अंदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं बात करता जाऊँ तो सबसे पहले लैंड आती है, फिर लेबर आता है, फिर कैपिटल आता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन आती है कि कहाँ पे करना है, उसके ऊपर कौन कौन से लोग काम करेंगे। और एंड के ऊपर जो बात आ जाती है वो हमारी आ जाती है मैनेजमेंट के अंदर और प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करने की। अब सारी की सारी बातों को जिस वक्त आपने प्लान कर लिया कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है और उसके लिए कितने लोग चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फिर उन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज करके फिर जो कुछ आपने सोचा होता है उसके मुताबिक उसको यूज़ करना है, इसको डायरेक्टिंग कहा जाता है। और डायरेक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ऐसे समझ लें कि किसी नॉलेज को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के मुताबिक होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ सोची तो सोचने के बाद उसको जिस वक्त आप इंप्लीमेंट करोगे तो वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ की जाएगी, इसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। जब सॉरी डायरेक्टिंग कहा जाता है। डायरेक्टिंग करने के बाद आपने देखना है कि जो सोचा था और जो हो रहा है क्या वो सारे का सारे एक दूसरे से मिलता जुलता है या नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी तो नहीं आ रही, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो तमाम की तमाम चीज़ों को देखना, ये चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगी, कंट्रोलिंग कहलाएगी। उसके बाद वो कहता है कि एंड द एप्लीकेशन द ऑफ दीज प्रिंसिपल इन द हार्म जी। इसके बाद हमारी जो सी है वो आगे आ जाती है कि फिजिकली तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अगर अचीव करने की मैं बात करता जाऊँ तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जी, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की अगर मैं बात करता जाऊँ तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स से ये मुराद है कि आपने जो जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन ने सोची होती हैं एज अ होल कि हमने कौन कौन सी चीज़ें अचीव करनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कहलाती हैं। और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए आप सारे के सारी मैनेजमेंट कर रहे होते हो। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन अगर करता जाऊँ, एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स, कि किस तरह से चीज़ों को इकट्ठा करना है, डन थ्रू पीपल, और वो थ्रू पीपल्स किए जाते हैं इकट्ठी, और उनको पीपल्स के ज़रिए ही यूज़ किया जाता है जिनको मैनेजर कहा जाता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सारे के सारे प्रोसीजर के अंदर अगर मैंने बात की तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, जिनमें सबसे पहले बात करता है वो प्लानिंग की करता है। प्लानिंग मैंने जो कि बोला है वो कहता है जी डिफाइन गोल एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी क्या होती है, अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ तो स्ट्रेटजी एन एक्शन ऑफ मैनेजर टू टेक अटेन द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने जब भी कोई मैनेजर को कोई टास्क दिया, कोई काम दिया और उसको अटेन करने के लिए वो जो जो काम कर रहा होता है वो उसके लिए स्ट्रेटजी कहलाता है, वो उसका पाथ कहलाता है। उसके अंदर आगे जो बात कर रहा है वो कहते हैं प्लानिंग जो सा है उसको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता जाऊँ तो इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, फॉर्मल प्रोसेस वेयर बाय मैनेजर चूज गोल्स, कि मैनेजर अपने गोल्स को चूज करते हैं, आइडेंटिफाई एक्शन, वो अपने एक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्शंस क्या है कि उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को परफॉर्म करना है टू अटेन द दोज गोल्स, और जो गोल्स उन्होंने खुद सेट किए होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सेट आउट करके दिए होते हैं उनको किस तरह से उन्होंने अचीव करना है। एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग एक्शंस टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल, और वो सारे का सारा जो एक्शन चल रहा होता है वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और वो तमाम का तमाम एक्शन जो है एज अ होल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो होगी स्ट्रेटजी, इसमें एक चीज़ आ जाती है जिसको हम स्ट्रेटेजाइजिंग कहते हैं। स्ट्रेटेजाइजिंग का मतलब क्या है, अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ तो स्ट्रेटेजाइजिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थ्रू ऑन constitutional basis what is the strategy in the organization should be pursue to attain the goal, कि वो जो वे होता है, वो रास्ता होता है जिसके ज़रिए वो तमाम की तमाम चीज़ों को
हासिल कर रहे होते हैं उसको हम स्ट्रेटेजाइजिंग कहते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है जी? अरेंज द स्ट्रक्चर वर्क टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब प्लानिंग का मतलब तो हो गया कि वो तमाम की तमाम स्ट्रेटजीज, वो तमाम के तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो प्लानिंग हम करते हैं उन तमाम को आपस में इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? उनको आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करना। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि आपने जिस वक्त वो सारी की सारी चीज़ को प्लान कर लिया तो उसके बाद उसको अरेंज करना है। अरेंज करना है कि भाई दिन ये काम फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। ये सारी की सारी चीज़ उनसी ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगी। इसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की अगर थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करता जाऊँ तो वो है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हु विद इन ऑर्गेनाइजेशन विल परफॉर्म व्हाट टास्क। कि अगर ऑर्गेनाइजिंग की अगर मैं बात करता जाऊँ तो उसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बंदा किस टास्क को किस तरह से परफॉर्म करेगा, इस चीज़ को देखना, ये आपका क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास 4 डिपार्टमेंट हैं। एक बिजनेस में फाइनेंस का है, एक इंश्योरेंस का है, एक परचेज का है, एक सेल का है। तो कौन से बंदे को आप कहाँ पे किस पोजीशन पे लगाओगे, ये सारी की सारी चीज़ों को देखना जो उनसा है, ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक और चीज़ जो उनसी आ जाती है वो थर्ड नंबर पे आपकी जो उनसी आ जाती है वो आ जाती है कंट्रोलिंग। लीडिंग भी कह सकता हूँ। लीडिंग का मतलब क्या है? वो कहता है जी वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल। लोगों को इस्तेमाल करते हुए खुद लीड करना है एज अ लीड टीम लीडर। जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर देता जाऊँ तो जो कोई सेल्स डिपार्टमेंट होता है तो वो कुछ टारगेट उनको देते हैं। वो टारगेट अगर वो ऑन टाइम सारे का सारा अचीव कर ले तो ऑटोमेटिकली उनको इंसेंटिव दिया जाता है। जैसे फार्मास्यूटिकल रैप में अक्सर होता है कि डिफरेंट किस्म के जो उनसे लोग होते हैं उनको डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। और वो टास्क वो जैसे जैसे परफॉर्म करते जाते हैं वो सारे के सारे टास्क जो उनसे जैसे जैसे परफॉर्म होता जाता है उनकी टीम जो उनसी एज अ होल एट द टाइम एंड वो उस चीज़ को परफॉर्म करने के बाद उनको डिफरेंट इंसेंटिव दिए जाते हैं, बोनसेस दिए जाते हैं। तो अगर आप अगली चीज़ करते जाओ लीडिंग के बाद जिसको नेक्स्ट कहा जा सकता है वो है जी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिसको मॉनिटरिंग कहा जाता है, ऑब्जर्व करना कहा जाता है, सुपरवाइज करना कहा जा सकता है। आपने तमाम की तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद उनको कंपेयर करना है आपस में कि जो कुछ आपने सोचा था क्या वो वैसे ही हो रहा है जैसे कि होना चाहिए था। और अगर वो चीज़ हो रही है तो उसको सही करना, ये करेक्ट वर्किंग कहलाता है। इसको अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में एक और लफ्ज़ों में भी एक्सप्लेन करना चाहूँ, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल, कि जो गोल आपने सेट आउट किए थे उनके अगेंस्ट वो तमाम की तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना। उसके बाद इंटरवेनिंग व्हेन गोल्स आर नॉट मेट। अगर कोई भी बंदा किसी भी जगह पे उसको प्रॉब्लम हो रही है और वो गोल को अचीव नहीं कर पा रहा तो उसको इंटरफेयर करके उसको सुपरवाइज करके उसको सही गाइडलाइन प्रोवाइड करना। व्हेन गोल्स नॉट मेट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और ऑन द टाइम उनसे फीडबैक लेकर तमाम चीज़ों को करेक्ट करना और ये देखना कि किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर किया जाए, उसके लिए करेक्ट एक्शन लेना। अब इनके अंदर अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ, आपने कंट्रोल करना होता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है कि आपने इंसेंटिव किस तरह लेना उसको। इंसेंटिव अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ, ये एक मॉनिटरी रिवार्ड होता है। ये मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। मॉनिटरी कैसे? अगर किसी बंदे को आप तनख्वाह दे रहे हैं तो उसको 12 से 13,000 रुपये कर दे, 13 से 15,000 रुपये कर दे तो ये उसका मॉनिटरी रिवार्ड होगा। कुछ लोग होते हैं जो पे या मॉनिटरी रिवार्ड को प्रेफर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मॉनिटरी रिवार्ड के साथ साथ हमारी कौन सी है वो इंपॉर्टेंस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे आप एक असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर बना दें उसको, मैनेजर बना दें, मैनेजर के बाद जनरल मैनेजर बना दें, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे उसके लिए तमाम की तमाम चीज़ें जो उनकी हैं वो इंक्रीज की जाती हैं। उसको अगर इंसेंटिव को आप एक्सप्लेन करना चाहो तो इंसेंटिव क्या है? आप फैक्टर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दैट मोटिवेट इंडिविजुअल टू परस्यू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। ये वो रिवार्ड होता है जो कि एक बंदे को कुछ करने पर, कुछ चीज़ को अचीव करने पर उकसाता है, काम करने को उसको देखता है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बयान किया वो लीडिंग था। लीडिंग में याद रखिएगा जब तक लीडर ठीक ना हो तब तक आपकी जो उनसे बेसिक
चीज़ों को परफॉर्म करने वाले हैं वो ठीक नहीं होंगे। जैसे टीम लीडर है, जैसे आपने कोई चीज़ को अचीव करना है ना, तो वो कोई भी एक बंदे की तरफ से अचीव नहीं हो सकता। उसको अचीव करने के लिए कम से कम सब बंदों को अपनी तरफ से पार्टिसिपेट लाजमी तौर पर करना चाहिए। तो इसमें लीडिंग आप अगर बड़ी सिंपल सी बात करूं तो वो ये भी हो सकता है द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग। मोटिवेट करने का मतलब होता है अपनी तरह किसी को राग़ब करना, इन्फ्लुएंसिंग, उस पर असर डालना, एंड डायरेक्टिंग अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क प्रोडक्टिवली। आप ईच एंड एवरी पर्सन को जो है वो साथ साथ इंगेज करो। इंगेज करने के बाद आप उनको ये देखो कि तमाम की तमाम चीज़ें क्या वो वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उनको मोटिवेट करो। मोटिवेट करो। बाज़ लोग होते हैं जो मोटिवेट अपने प्रैक्टिकल करते हैं, बाज़ का होते हैं कि उनको डिफरेंट मीटिंग्स के जरिए बुलाया जाता है, बाज़ का ये होता है कि उनको इकट्ठा करके ये परसू किया जाता है कि जी भाई ये चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है और ये चीज़ आपके लिए बुरी है। ठीक है। उसके अंदर याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आती है लीडिंग के अंदर, वो आता है एम्प्लॉय को डेवलप करना। डेवलप करना किस लिए आता है? टास्क ऑफ हायरिंग, उस बंदे को हायर कैसे किया जाता है। और हायरिंग में याद रखिएगा आपका जो नॉलेज है, आपका जो उसी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कहते हैं द टास्क ऑफ हायरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे को हायर किया जाता है, अगर वो फ्रेश है तो पहले उसको ट्रेन किया जाता है। जैसे बैंक वगैरह में अक्सर जो है किसी बंदे को आप हायर करते हो तो सबसे पहले उसको क्या करते हो? ट्रेन करते हो। ट्रेन किस लिहाज से किया जाता है? उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? आमतौर पर काम को साथ साथ परफॉर्म किया जा रहा होता है और साथ साथ उसको दिखाया जा रहा होता है। जैसे अक्सर कैशियर है, उनको जिस वक्त ट्रेन किया जाता है तो उनको कैशियर के साथ अटैच कर दिया जाता है। वो कैशियर साथ साथ जो परफॉर्म कर रहा होता है वो साथ साथ उसको देख रहा होता है। तो इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। एक क्या जो आमतौर पर होता है कि आप किसी चीज़ का नॉलेज जो है वो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हासिल करते हो। जैसे कि आप लैब वगैरह में बैठकर पहले सारी चीज़ों को हल करो और उसके बाद उसको जो उनसे कहीं पे इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी जगह पे जाओ, तो इसको ऑफ जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। जिसमें सामने जॉब को परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता, पहले उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, फिर देन उसको जाकर कहीं ना कहीं भी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कहा जाता है। तो उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद उसको ट्रेनिंग को मोनिटर किया जाए। मोनिटर का मतलब क्या है? सॉरी, मेंटोरिंग की जाए। मेंटोरिंग का मतलब क्या है कि आपने जो है वो तमाम की तमाम चीज़ को, तमाम की तमाम बात को आपने क्या करना है, उसको मेंटोरिंग करनी है। उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ों को खुद देखना है। उसके अंदर रिवॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवार्डिंग आपने उसको किस तरह से करनी है, वो मेरे ख्याल से मैंने बोला कि मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों तरह से हो सकती है। अच्छा, इसमें अगली चीज़ जो सी आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सी है मेरे ख्याल से वो यही है कि प्लानिंग में सबसे पहले आप देखते होते हो कि डिफाइनिंग रूल किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फिर उसकी नीड्स को देखती है कि कौन कौन सी चीज़ उसको चाहिए, कहाँ कहाँ पे चाहिए। फिर उसको मोटिवेट किया जाता है थ्रू लीडिंग और आखिर में जाकर उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि उसके ज़रिए अचीव किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटेड पर्पस। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद हमारा इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि डिफाइन मैनेजमेंट आल्सो गिव द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आम तौर पर चार फंक्शन हैं जिनमें प्लानिंग आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है, लीडिंग आ जाता है, कंट्रोलिंग आ जाता है। एक दफ़ा दोबारा सबको सम अप अगर करता जाऊँ, प्लान ये है कि आपने तमाम के तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा पाथ और कौन सी चीज़ के ज़रिए कौन सा प्लान आपने डेवलप किया है। मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्लानिंग करूँगा, अवेलेबल रिसोर्सेज देखूंगा, इधर उधर से वो सारे सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना, ये प्लानिंग है। देन वो जो बात कर रहा है वो कहता है कि जी सेकंड फेज में उनसे वो ऑर्गेनाइजिंग है। जो प्लान किया होता है उसको कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी जगह पे इकट्ठा करना, लेकर आना, उसको लगाना, ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। कौन सी तरतीब से उसको लगाया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। देन वो जो आ जाता है वो आ जाता है ये लीडिंग। लीडिंग क्या है जी? आपने जो चीज़ बनाई है की है उसके अंदर लोगों को टीम लीडर की ज़रूरत होती है जो मोटिवेट कर सके उनको किसी भी ज़रिए से। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंसेंटिव होता है, रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड करने के बाद अगली बात आ जाती है जिसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। आपने जो चीज़ें की हैं क्या वो सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही, इन तमाम चीज़ों को देखना ये कंट्रोलिंग कहलाता है। अच्छा, इस सारे प्रोसीजर को, ये मैनेजमेंट के फंक्शन को करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा ह्यूमन कैपिटल है। याद रखिएगा, कैपिटल दो तरह का होता है, एक जो कैश की शक्ल में होता है और एक जो ह्यूमन कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल अब क्या है? अगर बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, वो लोग, वो नॉलेज, वो एक्सपर्टाइज
वो प्रोफेशनल जो आपके कारोबार को रन करते हैं, आपके कारोबार को चलाने में आपकी मदद करते हैं, आपको जो गोल्स चाहिए होते हैं उनको देखने में मदद करते हैं, उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? ह्यूमन कैपिटल का देते हैं। तो अगर बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन करता जाऊँ ह्यूमन कैपिटल की, तो वो क्या है? द नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज एम्बॉडेड इन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल पर्सन्स को भी कहा जा सकता है। नॉलेज मेरे ख्याल से आपको किसी भी चीज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम नॉलेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक वो क्या कहते हैं, इंजीनियर है तो उसको किसी नई चीज़ को डेवलप करने का होता है। एक डॉक्टर है तो उसके पास किसी बीमारी का नॉलेज होता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई टीचर है, कोई प्रोफेशनल है, तो उसके पास उस बुक का, उस चीज़ का नॉलेज होगा। तो वो नॉलेज को डेवलप करना ये ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। वो सेकंड क्या है? नॉलेज भी हो सकता है और स्किल्स भी हो सकता है। याद रखिएगा, जो आपकी नॉलेज है या जो ह्यूमन कैपिटल है, ये दो तरह से परफॉर्म होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिजिकली परफॉर्म की जा रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मेंटली परफॉर्म की जा रही होती है। जैसे डॉक्टर का काम करना, लॉयर का काम करना, प्रोफेसर का काम करना, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी मेंटली हैं। और जैसे एक किसान का काम करना, एक मजदूर का काम करना, ये सारी का सारी जो सी हैं वो फिजिकल है। तो फिजिकल हो या मेंटल हो, इन दोनों के बदले कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है, और इसी चीज़ को हम आम लैंग्वेज में लेबर भी कहते हैं, और यहाँ पे उसको ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया जा रहा है। तो स्किल्स जो होती हैं उन तमाम चीज़ों को देखना, ये आपके लिए क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। और ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैनेजर होते हैं। मैनेजर वो होता है जो पूरी टीम को लेकर चल रहा होता है। ये वो बंदा होता है जो आपकी वो जिसको कहते हैं ना, चीज़ को डू और डाई में कन्वर्ट कर सकता है। आपकी तमाम की तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपको एक मैनेजर ज़रूर चाहिए होता है। तो मैनेजर क्या है कि समवन हु कोऑर्डिनेट, एक ऐसा बंदा जो आपस में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल, और ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इन द ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अकम्प्लिश, उन तमाम चीज़ों को देख रहा होता है जिनके ज़रिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम चीज़ों को परफॉर्म कर कर अकम्प्लिश कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैनेजर इज़ द हेड। अगर ये अच्छे मैनेजर की अगर बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन करता जाऊँ, पर्सन हु मैनेज, एक ऐसा बंदा जो तमाम चीज़ों को मैनेज करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से यूज़ होगी, ये सारी की सारी चीज़ों को देखना, ये मैनेज करना या मैनेजर कहलाता है। तो मैनेजर अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे अगर बात करता जाऊँ तो कई तरह के मैनेजर होते हैं, ठीक है। अगर आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता जाऊँ तो आमतौर पर जो डिफरेंट टाइप्स आती हैं उनमें मैनेजर्स में पहला मैनेजर आता है जिसको जनरल मैनेजर भी कहा जा सकता है। तो वो कहता है जी, जनरल मैनेजर की अगर डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी सी ऑब्जर्व करवाता जाऊँ, तो वो कहता है जी, ज़रा गौर से देखिएगा, मैनेजर responsible manager responsible for overall performance of the organization or one of its major self-contained सब यूनिट और डिवीजन। ये एक डिवीजन को हेड कर रहे होते हैं, डिवीजन को गवर्न कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा मैनेजर जो तमाम की तमाम चीज़ों को जर्नली ऑब्जर्व करे, जर्नली उसको लेके चले, ये तमाम की तमाम चीज़ों को देखने वाला बंदा मैनेजर कहलाता है, जिसको जनरल मैनेजर कहा जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है जिसका काम होता है कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना, इनको फंक्शनल मैनेजर कहा जाता है। वो कहता है कि मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीडिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सब यूनिट विद इन द फंक्शन। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग एक अलग से डिपार्टमेंट है, परचेज एक अलग से डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस एक अलग से डिपार्टमेंट है, आईटी एक अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, बास कंपनीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही होती हैं तो उनका अलग से एक डिपार्टमेंट होता है। तो अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट मैनेजर है तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट के बारे में बात करेगा, उसको अपनी एक्सपोर्ट को बेटर करना है। अगर एक बंदा इंश्योरेंस मैनेजर है तो वो सिर्फ इंश्योरेंस मैनेजर को देखेगा, और उनका गवर्न करने वाला जो वो हेड मैनेजर होता है, जिनको जनरल मैनेजर कहा जाता है। देन वो जो बात करें वो कहता है ये फ्रंट लाइन मैनेजर होता है। फ्रंट लाइन मैनेजर क्या होता है? जो सबऑर्डिनेट होता है फंक्शनल का। वो कहता है जी, मैनेजर हु मैनेज एम्प्लॉयज हु आर देमसेल्फ नॉट मैनेज। एक ऐसा बंदा जो तमाम की तमाम चीज़ों को खुद मैनेज नहीं कर रहा होता बल्कि लोगों से मैनेज करवा रहा होता है और उनका हेड बनकर सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रंट लाइन मैनेजर का नाम देते हैं। तो अगर बड़ी सिंपल सी बात कर दूं तो वो कहता है कि एक ऐसा मैनेजर जिसके बारे में आप बात करते हो, फर्स्ट लाइन मैनेजर इसको कहा जा सकता है। सबसे बेसिक पे यही होता है, इंडिविजुअल हु मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़। जो बंदा मैनेजमेंट से ताल्लुक नहीं रखता, जैसे
सबऑर्डिनेट वगैरह हैं आपके, आपका एक ऐसा बंदा जो कि एम्प्लॉय के तौर पर सुपरवाइज करवा वो क्या कहते हैं, एक एम्प्लॉय है उसको एक मशीन के ऊपर खड़ा कर दिया है, तो वो तमाम के तमाम चीज़ों को परफॉर्म करने वाला जो उनसे है उसको हम नाम देंगे फर्स्ट लाइन मैनेजर। सेकंड होता है जिसको मिडल मैनेजर कहा जाता है, इंडिविजुअल हु मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। ये फर्स्ट लाइन वाले के ऊपर होता है, जैसे एक मशीन के ऊपर 4 बंदे हैं, उन 4 बंदों को सुपरवाइज करने के लिए एक बंदा आपने रखा हुआ है, तो वो फर्स्ट लाइन मैनेजर होगा। सेकंड, उस फर्स्ट लाइन मैनेजर को देखने के लिए जो बंदा होगा उसको हम क्या नाम देंगे, मिडल मैनेजर देंगे। और मिडल मैनेजर के ऊपर एक बंदा और होगा जिसको हम टॉप मैनेजमेंट का नाम देते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या है जी, वो कहता है कि टॉप मैनेजमेंट में the individual who are responsible for making organization wide decision and establishing plans for the goals that effective to entire organization, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इफेक्टिवली वर्क करते हैं, उनको हम जो नाम देते हैं वो हम नाम देते हैं जी टॉप मैनेजर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सी चीज़ें होती हैं वो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी। यहाँ तक आप बॉयज़ और गर्ल्स जो भी चीज़ आपको देख लें एक दफ़ा, अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर का बाकी हिस्सा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं।